तक कि जो उन्हीं के वोटर थे जी, उनको राशन सामग्री दी, चाहे हमारे लोगों ने तो दिया, इनके लोगों ने दिया 2-2 करोड़, है ना, लेकिन कुछ वो- पता नहीं कहाँ गया। नहीं। वो पैसा मेरे को जनता में अगर बढ़ता तो सही था। उनका मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में चौपाल लगी है जिसमें हमारे मेहमान जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इस चौपाल में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चर्चा होगी वो आज के दौर में जो एक बर्निंग स्पेस यानी कि ज्वलंत विषय है और जिससे बाज़ार बहुत गर्म है, उसमें हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ में। वो ज्वलंत विषय हैं भ्रष्टाचार, नशाखोरी और घूसखोरी व इसके अलावा जो काला बाज़ारी है उसके ऊपर हमारे मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। आइए, इससे पहले कि हम कार्यक्रम का आगाज़ करें, कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं अपने मेहमानों से आपको मुखातिब कराता हूं, उनका तारुफ कराता हूं। आप हैं जनाब आफ्ताब हुसैन साहब, समाजवादी पार्टी से प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं और पिंक सिटी जरी हैंडवर्क मजदूर यूनियन के ये अध्यक्ष भी हैं जयपुर के। और आप हैं आफ्ताब हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ 2-2 आफ्ताब आए हुए हैं, यानी कि 2-2 आसमान उतर कर आए हैं। आफ्ताब हिंदुस्तानी हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, आप यूँ समझे कि आरएसएस का एक ब्लॉक है ये, उसके ये प्रदेश सह संयोजक हैं और साथ ही मोदी सपोर्टर संघ प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। उसके बाद में हमारे पास में बैठे हैं डॉक्टर इकबाल हुसैन साहब, ये प्रदेश सचिव हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के। और उसके बाद हमारे जयपुर के वार्ड 12 के पार्षद भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं, अख्तर हुसैन साहब हैं, जो कांग्रेस की कार्यकर्ता भी हैं और इन्होंने कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था तो उसकी वजह से इंडिपेंडेंट खड़े होकर के पार्षद का चुनाव लड़ा और अच्छी जीत हासिल की। उसके बाद में हमारे जो आखिर के मेहमान हैं वो हैं इकबाल मंसूरी साहब, ये कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं और जयपुर ग्रामीण से महासचिव के पद पे इस वक्त मनोनीत हैं और कार्य कर रहे हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ आमेर जो इनका पूरा एरिया पड़ता है, जहाँ ये इनका निवास स्थान है, जहाँ अच्छे कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के लिए काम करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो हमारे मेहमान हैं इन्होंने कई बार मुझसे कहा था कि जो भ्रष्टाचार फैल रहा है और काला बाजारी फैल रही है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर इकबाल साहब, जो उनका यही था कि इस बात पे हमारी चर्चा हो और ये बात लोगों तक पहुंचे कि आखिर। तो डॉक्टर इकबाल साहब, क्या आप कहना चाह रहे थे और आज हमारे दर्शकों को बताएं कि जो काला बाजारी का मामला है वो क्या है और क्यों आपको शिकायत है? जी, काला बाजारी की वजह से ये शिकायत है कि अब आप बोलिए। जी, इस वक्त महंगाई का आलम बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि हर गरीब आदमी परेशान है और इस कदर काला बाजारी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है कि कोई कहने सुनने वाला नहीं है और लोगों का बजट बिगड़ चुका है। रहा सवाल ये, जो चाय की पत्ती 200 रुपए किलो बिकती थी, आज उसका भाव 400 रुपए किलो कर दिया गया। पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई जिसका भार आम जन पे पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर आज पेट्रोल की रेट 2 रुपए ज्यादा बढ़ेगी तो वो सभी सामानों पे बढ़ती चली जाएगी। डीजल का, अगर डीजल की रेट बढ़ती है तो काश्तकार पे भी पड़ रहा है। जैसे आज किसानों का जिस तरह का अडानी, अंबानी, ये लोग जो काम पूरी काबिज हो रहे हैं, केंद्र सरकार का अब नया नाम जरूर अडानी अंबानी फैक्ट्रियों के मालिक के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह कोई भी काम सरकारी प्राइवेट की तरफ जा रहा है। पहले नुमाइंदे होते थे सरकार के, जिम्मेदार नुमाइंदे होते थे, लेकिन आज हालात ये है कि प्राइवेट सेक्टर पे जा रहा है सारा काम। चाहे टेलीकॉम का मामला हो, पहले लोगों से सुनते थे कि टेलीकॉम का इतना बड़ा मुद्दा हुआ 4G, लेकिन आज 4G का एक गवाह भी नहीं मिला और केंद्र सरकार
जो आज वर्तमान में भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, वो पूरा देश में एक बहुत बड़ा हुजूम खड़ा कर दिया कि भाई टेलीकॉम में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। तो आज वो जमाने में कॉल की क्या रेट थी, आज ही प्राइवेट जितने भी मीडिया पे भी आज अगर देखेंगे तो हम लोग यही समझ पा रहे हैं। जैसे आज मैं बुरी मीडिया की तो बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी बड़ी जो मीडिया की कंपनियां हैं ना, एक तबका अलग है जो मीडिया वो का सब शाम को आरती उतारने का काम करती है हमारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार की। लेकिन जब पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ रही है तो आम आदमी पे बाहर बढ़ रहा है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। आप ये सोचना चाहिए सरकार को कि एक जनहित के फैसले ले, आम जन को परेशानी नहीं हो। आम मजदूरी रोजगार खत्म हो गए, कहते थे हम 4 करोड़ रोजगार देंगे, आज वो रोजगार नहीं है। सभी चीजों में, सरकारी आवाज में, जहाँ भी देखो गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट। मैं एक नगर निगम का नुमाइंदा हूँ, आज हम भी ये महसूस करने लगे हैं कि भाई हर काम प्राइवेट से, अगर सीवर लाइन ठीक करवानी होगी तो प्राइवेट सेक्टर को ठेका दिया जा रहा है, जो कि गलत है। कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए थी, उससे रोजगार भी मिलता है, 2 तरह के फायदे होते हैं, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति बनता है। मैं आशा करता हूँ सरकार इस ओर ध्यान देगी। अब ये बात राजस्थान से निकल के दिल्ली पहुंची है, तो दिल्ली में जो तख्त पर बैठे हुए हैं उनके सपोर्टर भी यहाँ मौजूद हैं। आइए हम पूछते हैं उनसे कि ये जो राजस्थान से निकलकर बात दिल्ली पहुंची है, क्या इस विषय पे हमारे मोदी सपोर्टर कहते हैं। जनाब आफ्ताब खान साहब, हिंदुस्तानी साहब, जी क्या कहेंगे आप? भाई देश के अंदर तो मोदी जी सरकार की चली रही है हमारे जी, लेकिन ये कि जैसे मैं राजस्थान और जगह स्टेटों के अंदर भी ये बातचीत चल रही है, हर जगह के ऊपर अलग अलग है। अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जिस तरीके से टैक्स वगैरह लगाए जा रहे हैं जी, और पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो जैसे अभी अख्तर साहब ने बोला और हुसैन साहब ने बोला, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। लेकिन ये है कि यहाँ की सरकार को टैक्स वगैरह कम करने चाहिए। टैक्स बहुत सारे लगा रखे हैं पेट्रोल पे, डीजल के ऊपर, जिससे कि महंगाई भी बढ़ रही है और हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। और दाम बढ़ेंगे तो लाजिम है कि है ना, हर चीज़ के अंदर उछाल आएगा और उससे आम जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। गरीब लोग जो हैं वो परेशान ही होंगे। तो मैं तो ये चाहूँगा कि एक तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए, क्योंकि राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और स्टेटों में इतने दाम नहीं। राजस्थान सरकार ने बढ़ा दिए, राजस्थान सरकार ने बढ़ा दी, लेकिन पेट्रोल का तो ऐसा होता है कि केंद्र इसका पूरा जिम्मा उठाता है, केंद्र से ही वहीं से आता है। जो बैरल वहां से 20 रुपए का मिलता है, 20 रुपए लीटर या 20 रुपए बैरल मिलता है, वो यहाँ आते आते बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये तो केंद्र का है, केंद्र वहाँ से 20 रुपए आ रहा है, मामला केंद्र का है, ये वहाँ से बढ़ता हुआ आ रहा है, तो यहाँ कैसे ज्यादा हो रहा है? तो यही तो बात है। राजस्थान सरकार पेट्रोल के बारे में नहीं जिम्मेदार होती। बीच में स्टेटें जो पड़ रही हैं, वो स्टेटों के हिसाब से जो अपने इसमें टैक्स वगैरह लगते हैं। अच्छा आप देखिए कि जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, कोई अशोक गहलोत को गाली नहीं देता, कोई अशोक गहलोत को गाली नहीं देता, सीधा कहता है मोदी साला करा रहा है, मोदी ने बढ़ा दिया, मोदी ये कर रहा है। आप कह रहे हो सही है, लेकिन मोदी जी ने क्या करा है? मोदी जी तो देश को तरक्की और उन्नति के रास्ते पे लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी साहब, आप क्या कहेंगे? भाई जहाँ तक पेट्रोल का मामला है जी, तो सबसे भारत सरकार का हमारी जी, और आज बड़े सोचने की ये बात है कि नेपाल हमारा जो पड़ोसी एक छोटा मुल्क है, वो हमारे हिंदुस्तान से पेट्रोल लेने के बाद 51 रुपए लीटर बेचता है अपने यहाँ। अब ये हम इसमें टटोले कि हम कहाँ पर हमारे अंदर भ्रष्टाचार, कमियां या काला बाजारी है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो है इसमें केंद्र सरकार की। दूसरे नंबर पे आ जाओ अब राज्य सरकार, हम अपने राजस्थान सरकार की बात करते हैं, अशोक गहलोत की। तो ये चाहे तो टैक्स अगर घटा दें तो पेट्रोल के दाम घट सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकारें अगर अपना टैक्स अगर घटा देती हैं, जैसे आप यही देख लो इंडिया गोवा में रेट कम है, यही आप देख लो हरियाणा में 10 रुपए का फर्क है, राजस्थान और हरियाणा में। ये मामला है राज्य सरकार के जो टैक्स जो उन्होंने घटा रखे अपने, उससे जनता को ये फायदा हो रहा है। लेकिन इसकी बड़ी जिम्मेदारी जो कुछ है वो सब है मोदी सरकार की। और रहा सवाल महंगाई का, जब पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो जाहिर सी बात है हर चीज महंगी होगी, और वो हर चीज उससे जुड़ी है जी। बेरोजगारी, एक तरफ तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि सरकार के पास देने को नौकरियां नहीं है, काम धंधे है नहीं। नोटबंदी के बाद पूरे देश को चौपट कर दिया,
केंद्र सरकार ने नोटबंदी के बाद से पूरे देश को चौपट कर दिया और कोरोना की आड़ लेके इसमें पूरी राजनीति की गई पूरे हिंदुस्तान भर में। अब ले दे के आखिर में तो जनता मरती है कि महंगाई तो 4 गुना ऊपर पहुंच गई, काम धंधे रहे नहीं, तो इससे सीधा जो है भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक क्राइम भी पनप रहा है, क्राइम जन्म ले रहा है। कोई भी मुल्क हो, कोई भी शहर हो, जहाँ पर बेरोजगारी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी वहाँ क्राइम जन्म लेता है। तो आज जो क्राइम जन्म ले रहा है, ये जिम्मेदारी भी सरकारों की है। आफ्ताब भाई, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे इकबाल साहब मंसूरी साहब यहाँ हैं। ये अभी जो टैक्स की बात इन्होंने कही है, ये आप बताएं जी। चलिए आप बताएं, क्या मामला रहता है टैक्स का, क्या टैक्स होता है सरकार का, राज्य सरकार का? जैसे आपने बताया, आफ्ताब भाई को जानकारी हो या नहीं हो, मैं पेट्रोल के डीजल के बारे में पेट्रोल पंप पे प्रतिदिन ऑनलाइन रेट आती है और ये सब केंद्र सरकार पे निर्भर रहती है। राजस्थान सरकार ने इन 2 साल तो वर्तमान में हो गए, इसमें अगर आफ्ताब भाई ये प्रूव कर सकते हैं क्योंकि मोदी सपोर्टर हैं, मोदी के संघ के सपोर्टर हैं, तो 1 रुपया भी हिंदुस्तानी कहते हैं, आफ्ताब हिंदुस्तानी और आफ्ताब भाई जरी वाले भी, क्योंकि दोनों, और डॉक्टर साहब भी, बहुत बढ़िया। मैं आप सबसे ये आप चाहे आप कभी भी डिबेट हो जाएगी दोबारा, 1 रुपया भी अगर राजस्थान सरकार ने टैक्स बढ़ाया हो तो मैं आप राजस्थान सरकार को जिम्मेदार मानूंगा। लेकिन जब जहां तक सवाल है, आपने बताया नेपाल की, पहले भारत से पेट्रोल लेता था नेपाल, आज वो चाइना से लेने लग गया, जहां सस्ता माल होगा वहां लेगा। लेकिन मोदी सरकार अरुणाचल की स्थिति नहीं देख रही, चाइना पे जो कब्जे होते जा रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं है। सीए लाएंगे, फलाना लाएंगे, रोज किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं। अगर आज जो जिसने रोटी देने वाला, जो आज अनाज बोता है, वो रात को सर्दी में बारिश में अपने किसान जानवरों से भी लड़ाई लड़ता है, वो आज सड़कों पे बैठ, हाँ वो तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, वो तड़प रहा है, वो किसान तड़प रहा है, वो महंगाई की तरफ जा रहा है। ये ब्लैक जो कालाबाजारी होगी वो जियो के कट्टे बिकेंगे तो उसकी रेट क्या होगी। अगर वो काश्तकार ट्रैक्टरों से, हम तो बचपन में गांव से रहने वाले आदमी हैं, आप लोग भी गांव से रहे होंगे, जहाँ भी जिस प्रदेश के रहने वाले होंगे, हमने देखा है ट्रैक्टरों में, ऊंट गाड़ी में, राजस्थान में ऊंट गाड़ी कैमल पे यूं लेके जाते थे, अनाज बिकता था, तो वो काश्तकार खुद सस्ता बेचता था। लेकिन अब कंपनियों के थ्रू हम दुकानों से आटा खरीदेंगे तो वो महंगाई का एक नया हुजूम चालू होगा। ये सब केंद्र सरकार पे निर्भर है, रोजगार नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है इस बात की, चाहे आप लोग माने या नहीं माने। ये सब चीजें आम जन से जाके सवाल कर, नहीं रोजगार का तो मामला राजस्थान सरकार से, प्रदेश सरकार से भी होता है, किसी से भी होता है। अभी यहाँ भी प्रदेश सरकार में भी रोजगार की बहुत बड़ी मुसीबत है। वो एनएम जो है वो आज कितने दिन से बेचारी आंदोलन कर रही हैं, तमाम पैरा टीचर आज भी 4-5 दिन से वहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ भी रोजगार की बात है। पैरा टीचरों की बात ऐसी है कि सरकार ने उनसे वादा किया था कि भाई हम सब जितने भी विभाग हैं जो अनुबंध पे कर्मचारी हैं उनको हम परमानेंट करेंगे, उनकी बाकायदा उनकी इस वो हो रही है। एक कमेटी बनाई थी राजस्थान सरकार ने, कुछ मंत्रियों के, विधायकों को सबकी राय ली थी, उस आधार पे काम कर रहे हैं। वो जो पैरा टीचरों के अनुबंध में, मैं खुद मदरसा बोर्ड में था और मैंने देखा है कि हमारे कितने बच्चों को फायदा होता था इससे। लेकिन राजस्थान सरकार में जो आज बीजेपी सरकार मदरसों को अड्डा बताती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी पिछली जब 2009-8 में आई तो मदरसों का रजिस्ट्रेशन किया, वहाँ बच्चों को तालीम दी गई, उर्दू की किताबें जारी की गई। मदरसा बोर्ड का जो कार्यालय आज राजीव भवन, जो शिक्षा संकुल जिसका नाम शिक्षा संकुल है, उसमें आज कांग्रेस सरकार की देन है जो बिल्डिंग आज बन के तैयार होगी। नहीं, मैं ये कहता हूँ, उम्मीद करता हूँ भाजपा सरकार के, क्या किसी भी पार्टी की सरकार में उस जगह तो बिल्डिंग नहीं बन सकती थी। मदरसा तालीम इकरा यानी पढ़ाई का एक बहुत बड़ा ऑफिस खुल गया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री को, इतनी बड़ी उपलब्धि। जी, अब आपका दूसरा सवाल क्या है? आप दूसरा सवाल आपका क्या है? क्या भ्रष्टाचार के बारे में आप बात कर रहे थे पहले, क्या दूसरा सवाल है आपका?
क्या क्या चाहते हैं, भ्रष्टाचार में कैसा दूसरा क्या सवाल ये है कि इस पर ध्यान दिया जाए। जो ये हालात हो रहे हैं जी, जो गैस सिलेंडर पर भी 100 रुपये बढ़ा दिए गए हैं और पेट्रोल भी रेट काफ़ी बढ़ चुकी है, महंगाई इस कदर हो चुकी है, इस पर गवर्नमेंट ध्यान दे। जी। और मैं हमारे जो अख्तर हुसैन साहब पार्षद साहब हैं 12 नंबर वार्ड से, इनसे भी मेरा यही है कि इस मुद्दे को आप उठाइएगा, ताकि जनता पब्लिक परेशान है और गरीब आदमी परेशान है, बेरोजगार हो चुका है, साल भर से हर आदमी इतना परेशान हो चुका है कि बहुत पीछे चला गया है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारा जो दूसरा मुद्दा था जिसमें हमने बात करने की कहा था कि जो नशा आज जो हमारा माहौल बिगड़ रहा है, हमारे युवा बहुत ज़्यादा तादाद में बिगड़ रहे हैं, हर जगह नशाखोरी का हो रहा है, चाहे वो हालांकि इस टाइम बदनाम तो ज़्यादातर शास्त्री नगर और चार दरवाज़ा है, लेकिन आज हम जहाँ जिस स्टूडियो में बैठे हैं ये आमेर में है और आमेर का भी माहौल ऐसा है। तो यहाँ कांग्रेस के अख्तर हुसैन साहब हैं, इकबाल साहब हैं, इन लोगों की तरफ से मैं जानना चाहता हूँ, या हमारे आफ्ताब साहब ने भी ये मुद्दा उठाया था, मैं आफ्ताब साहब से ही पूछना चाहता हूँ कि आपका नशा मुक्ति के लिए क्या सवाल था, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नशा मुक्ति के लिए पुलिस प्रशासन ज्यादा जिम्मेदार है जी, कि जहाँ नशा मुक्ति के प्रोग्राम होते हैं वहाँ तो अधिकारी पहुँचते हैं, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल इस पे कंट्रोल कर लेंगे जी। नशा करने वालों को पुलिस ले जाती है, थोड़ी दूर ले जाके छोड़ देती है घंटे 2 घंटे बाद जी। रहा सवाल ये जो लोग नशा बेच रहे हैं, सबसे पहले उन पे लगाम लगाई जाए जो लोग बेच रहे हैं जी। बेचने वालों पे लगाम नहीं लगाती है पुलिस, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके फायदे नुकसान का सवाल इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि जब नशा बिकना बंद हो जाएगा तो नशा करने वाले भी कम होंगे। तो अब नशा करने वालों को तो वो ले गए तो थोड़ी देर में कहीं छोड़ दिया, जबकि ये नशा ऐसा है इससे इतना ज्यादा चोरी और क्राइम पनप रहा है, जो लोग अपने घर के नशे वाले बर्तन बेच देते हैं क्या और आसपास के ताले तोड़ते हैं, ये जो चोरियां हो रही हैं सब ये नशाखोरी जो करने वाले लोग हैं ये कर रहे हैं। अभी नाई की थड़ी ये भी एक हादसा बच्चे का हुआ, लोगों से ये सुनने में आया, उसमें भी कहीं ना कहीं वो नशाखोरी वो मैंने न्यूज़ लगाई थी, मैं भी गया था। सवाल ये सबसे पहले तो जो नशा बेच रहे हैं उन पर रोक होना चाहिए। जैसे कि आज हमारी सरकारें शराबबंदी पे दुनिया भर के प्रोग्राम होते रहते हैं, मतलब वो शराब की दुकानें खोलने के लिए तो सरकार लाइसेंस अलाउ कर देती दे देती है, और शराब पी के जब वो सड़क के ऊपर कोई भटकता हुआ दिखता तो उसे पुलिस ले जाके 151 में बंद कर देती है। अरे भाई तो ये कौन सा मामला है? अरे तो पहले तो हमें उसके लाइसेंस रद्द करना चाहिए, जो दारू बिक रही है अपने आप वो कम हो जाएंगे, तो हम उन्हें तो 151 में बंद करते ले जाके थाने में, और दारू जो दुकानें हैं उन्हें सरकार लाइसेंस दे रही है, वो खुलेआम बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है, और हम तो ये कहना चाहेंगे किसी भी हाल में सरकार को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, प्रशासन को बहुत एक्टिव होना चाहिए कि किसी भी तरह से ये नशाखोरी जो है बंद होना चाहिए। ये एक मीठा जहर है जो आने वाले टाइम में हम सबको तबाह कर देगा और इससे अछूता कोई नहीं है। आफ्ताब हिंदुस्तानी साहब, आप इसको जिम्मेदार किसका मानते हैं? कौन ये जो नशाखोरी हो रही, क्या क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है? नशाखोरी के लिए तो देखो सरकार ही जिम्मेदार है, इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और रूल एंड रेगुलेशन ऐसे लगाने चाहिए, बोलने से नहीं होता, उसके ऊपर पूरी तरीके से एक मुस्तैदी के हिसाब से वो काम करना चाहिए, क्योंकि नशा एक मीठा जहर है, जैसे भाई साहब ने बोला। तो मैं यही कहूँगा नशा इतना खतरनाक है कि आप हम के बच्चे भी अगर उसमें लिप्त हो जाएंगे तो आने वाला कल में नस्लें खराब हो जाएंगी। और जिस तरीके से नशा एक ये जो बच्चे कर रहे हैं, ये अभी मैंने पेपर में ही पढ़ा था कि जैसे बाल विवाह वाला भी कोई मसला था, तो उसके अंदर भी एज लड़कियों की और लड़कों का जो उन्होंने दिया है, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि जैसे शादी का है तो मैं शादी की जो लिमिट इन्होंने बताई है कि थोड़ा और बढ़ा देंगे, तो इससे तो मैं सोचता हूँ थोड़ा गलत होगा ये मामला, क्योंकि इस पर तो डिबेट नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं नशे पे ही कहूँगा कि नशा जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए नहीं, जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? मेरा सवाल ये, आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? जो नशाखोरी बढ़ रही है, नशा पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसमें जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? केंद्र सरकार को मान रहे हैं या राज्य सरकार को मान रहे हैं? भाई राज्य सरकार ही है यहाँ की जिम्मेदार, तो केंद्र सरकार कहाँ से आ जाएगी? सरकार है यहाँ पे। देखिए, सरकार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो जी, अभी आफ्ताब ने कहा राज्य सरकार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आफ्ताब भाई से पूछना चाह रहा हूँ, जो नशा यहाँ बनता है क्या
मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो नशा बनता है जो अपने में कॉलोनियों में बट रहा है बिक रहा है, ये बाहर से ये बॉर्डर के देखिए आप, मैं आपका जब आपका नंबर आया तो मैं बीच में हम अपन अच्छा एक मैसेज जाएंगे, रोज बड़ी डिबेट तो नहीं है लेकिन भविष्य में इंशाल्लाह बड़ी डिबेट होंगे। तो मैं ये कहता हूँ ये जो बड़ा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, इनकी गहन तलाशी हो, क्योंकि ये नशा राजस्थान में नहीं बनता, भारत में नहीं बनता, लेकिन ये मैं ये मानता हूँ बाहर विदेशों से भी आता है। इनकी गहन जांच हो, सरकार अब जैसे इसमें जिम्मेदारी, मैं तो कहता हूँ सरकारों की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी, लेकिन इसमें कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे साथ साथ उलेमाओं की जरूरत है। हम सब जिम्मेदार कॉलोनी के लोगों के साथ बैठ के बात करें, हमारे यहाँ बुजुर्गों के साथ बात करें, उन्होंने कैसा जीवन गुजारा है, उनको बताएं कि आज हमारी फैमिलियों के साथ क्या है, कैसा हमारा रोजगार था। अगर कोई पहले हम बचपन में देखते आते थे कि हमारे कोई पड़ोस में लोग, कोई जवान आदमी होता था, मैं तो कोई भी नशा से सिगरेट गुटखा इनसे दूरी है मेरी, लेकिन जब मैं देखता था कोई बीड़ी पीता था तो गांव का कोई बुजुर्ग आदमी या कोई सीनियर आदमी आता था तो लोग बीड़ी पटक के जो साइड हो जाता, लिहाज था, बड़ों का लिहाज था, होता था। तो आज वो लिहाज खत्म हो गया, लिहाज खत्म हो गया, सही बात। अगर उसके लिए हमें कॉलोनियों की विकास समितियां बनाई जाए, उस विकास समितियों में हमारे इलाके में अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो हम लोग 10 परिवार मिलके जाके उन परिवार को कहे और ऐसे आदमी पे नजर रखे जो नशा बेचता है, उसको पकड़े, पुलिस के हवाले करे। अगर पुलिस कार्रवाई अगर आपने कही डॉक्टर साहब ने की छोड़ देते हैं, आफ्ताब भाई ने कही छोड़ देते हैं, आप उनसे सीनियर अधिकारियों से उसकी फोटो ले, उसको जाया करे, व्हाट्सएप पे डाले कि नशाखोर बेचने वाला है, तो मैं ये मानता हूँ वो जलील होगा, उसकी फोटो खींचे और जो नशा करता है पकड़ा जाए, जैसे नशा कर रहा है उसकी फोटो भी अगर मोबाइलों में डाल दी जाए तो उससे भी मैं ये मानता हूँ परिवार को भी शर्मिंदगी होगी, उनको भी शर्मिंदगी होगी। अभी आफ्ताब साहब ने कहा था कि सिस्टम आप पकड़े रहिए, सिस्टम में कमी है कि नशाखोरों को पकड़ती है पुलिस, ले जाती है, 151 में बंद कर देती है, छोड़ देती है, तो इसके लिए आप क्या कहें, क्या प्रशासन का इसमें दोष नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं, उस बात से मैं सहमत हूँ। अगर इस तरह का 151 पे इनके नशा के भी बहुत बड़े कानून है जी। अगर आपको एक बार कोई, जैसे मान लो पुलिस ने एक को पकड़ा और आफ्ताब भाई ने पकड़ा दिया मान लो कुछ देर के लिए, या डॉक्टर साहब ने पकड़ा दिया, और अगर वो आदमी छूट गया 151 वाला या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, तो आप उस पर नजर रखो, दोबारा वो आदमी मिलेगा तो फिर हमारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराना, प्रशासन को अवगत कराना। आजकल तो नेट से पुलिस की रिपोर्ट दर्ज होती है कि साहब इस आदमी को पकड़ा। पुलिस की जितनी शक्ति होती है ना कार्रवाई में, मैं ये मानता हूँ किसी और डिपार्टमेंट में नहीं होती। पुलिस की शिकायत तुरंत होती है, पुलिस के खिलाफ अगर आप कोई कांस्टेबल या कोई थानेदार की आप शिकायत करोगे तो मैं ये मानता हूँ 1-2 दिन में कार्रवाई हो जाती है। और डिपार्टमेंटों में कार्रवाई नहीं होती। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, आप पुलिस पे नजर रखें, पुलिस के साथ साथ जो दलाल घूम रहे हैं उन पे नजर रखें, या जो अपराधी हैं उन पे नजर रखें। मैं आफ्ताब भाई की बात से इसलिए सहमत हूँ कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी इस आमेर का यही पास में एक मैदान है जिसको नौलखा फील्ड कहते हैं, उसके ऊपर एक छत है, वो जो मंच इन्होंने बना रखा है, वहाँ अक्सर गणतंत्र दिवस की या स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम होता है, अभी भी तैयारी चल रही वहाँ। तो कल जब मैं वहाँ गया तो मुझे कुछ दूसरा नज़ारा दिखाई दिया, लेकिन उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ और नज़ारा था कि वो जगह नशाखोरों की ऐसी है कि अगर अभी भी आप इस वक्त वहाँ जाएंगे तो इंजेक्शन के कम से कम 1 बोरी इंजेक्शन आप वहाँ इकट्ठा कर सकते हैं। आप भारती साहब, ये आपने कभी प्रशासन को बताया? प्रशासन सब जानता है, प्रशासन को कई बार मैंने कई बार अखबार में अभी छापा भी है जी। और प्रशासन को क्या नहीं पता, प्रशासन को सब पता है। देखिए मेरे यहाँ करबला में जी ब्रह्मपुरी थाना लगता है जी। पहले हमें भी लोग ये कहते थे कि हमारे यहाँ डॉक्टर साहब भी करबला से जी हाफिज साहब सब लोग जानते होंगे जी। हमारे इलाके में भी इस तरह की शिकायतें आई जी। हम सब ने युवा टीमों की एक गठन किया, इलाके के लोगों ने, जिम्मेदार लोगों को हमने शामिल किया।
हमारे यहाँ 8 बजे बाद उस करबला में कोई ना तो गोट के लिए हमने मना किया कि भैया गोट नहीं करेंगे। दिन में हमने नशाखोरी वालों को देखा, जो कोई गुपचुप करते थे उनको पकड़ते थे, उनको समझाते थे, उनके परिवार को बुलाते थे, उनको शर्मिंदा करते। तो आज मैं ये दावे से तो कह सकता हूँ 99% आपके इस मीडिया के थ्रू कि करबला क्षेत्र में नशाखोरी का इंतजाम कर दिया हमने। आप आके देख लें, कभी भी आप मुझे बुला लें, आपकी आवाज देंगे, मैं आपकी आवाज में शामिल होऊंगा। आप सब जिम्मेदार लोग हैं। करबला क्षेत्र में नशाखोरी का सबसे कम रिकॉर्ड पाया जाएगा, क्योंकि हमारे लोग जागरूक हुए। हमने इस तरह का मैसेज दिया, लोगों को समझाया, बच्चों को समझाया हमने। वो अगर जो नहीं समझ पाया उनको हमने कैंपों में भेजा, उनके संबंधित पुलिस थाने को तुरंत कार्रवाई करते हैं। अगर वो आदमी पाया जाता है तो हमारे को आप विश्वास में दो, आपकी नॉलेज में अगर कोई नशा बेचने वाला हमारे इलाके में रहता है या कोई कर रहा है तो मुझे सूचित करो। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के कारण आप सबकी, हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए चाहे मुझे अपनी जान को भी जोखिम में डालना पड़े तो मैं तैयार हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब, कोई सवाल और सरकार से आप पूछना चाहते हैं? सरकार के नुमाइंदे यहाँ हैं, अगर कोई मन में है तो आप पूछ सकते हैं। भाई सरकार से तो यही सवाल करना चाहते हैं कि मैं केंद्र सरकार जो है वो तो देखो हर पहलू पे फैल रही है जी। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जो भी कुछ आज देश भुगत रहा है या देश जहाँ पर पहुँचा, ये टोटल केंद्र सरकार की वो है खामियाँ, कमियाँ। हाँ, कमियाँ। रहा सवाल ये कि अब वो एक उन्होंने टेक्निक बना ली है अपना वोट लेके जीतने की, क्या हमें वोट कैसे लेना है जी। वो खाली वो रास्ते बना लिए हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये फलाना ढिमका। आज जो किसानों का मुद्दा है, किसान आंदोलन में हम भी शामिल हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में हम और हमारी यूनियन के लोग और हमारी टीम बसंत हरियाणा वगैरह, हम सब हरियाणा भी गए हैं, उस आंदोलन में शामिल रहे हैं। यहाँ भी हम उन किसानों के समर्थन में हमारी पूरी टीम शामिल है। तो रहा सवाल ये भी, आज किसानों का जो 3 बिल वो कह रहे हैं कि इन्हें वापस लो, ये एक बड़ा मुद्दा है देश के सामने। ये किसी राज्य सरकार का नहीं है जो अपने ये कहे साहब ये गहलोत सरकार का नहीं, ये केंद्र सरकार का। हाँ, केंद्र सरकार का ही। अगर ये बिल वापस नहीं होते हैं तो ये हिंदुस्तान का जो किसान मेहनत करके जो नाच पैदा कर रहा है, ये भी अंबानी और अडानी के हाथ में चला जाएगा और इसका भाव भी वही खोलेंगे, फिर जो चाहेंगे वो भाव खोलेंगे और जनता को लेना पड़ेगा। तो आज जो हम इस भाव में तो हमें खाना भारी है। तमाम परिवार ऐसे हैं कि जहां आपको देखोगे एक टाइम रोटी है, एक टाइम रोटी खाने के देंगे इस टाइम में जी। उन हालात पे तो देश आज पहुंचा हुआ है भुखमरी पे। तो आगे क्या होना है इसका अंजाम, अगर ये किसानों का बिल वापस नहीं हुआ तो पूरे देश को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। हाँ, आप आंदोलन के पक्ष में हैं, किसानों के पक्ष में हैं? बिल्कुल पक्ष में है, उनके साथ है, उनका पूरा साथ देंगे हम, हमारी पूरी यूनियन, हमारी पूरी यूनिटी। हमारे आफ्ताब हिंदुस्तानी साहब, आप प्रदेश सरकार से कुछ शिकायत, क्या आपकी तो केंद्र में सरकार है, क्या कहना चाहिए? शिकायत का तो मसला ऐसा है कि शिकायत क्या करें, शिकायतों का तो पोर्टल है बहुत बड़ा। अच्छा, बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी। कोई एक शिकायत ये है कि देखो, अब इन्होंने मदरसों के लिए कहा तो राजस्थान सरकार ने उर्दू को लेकर के जिस तरीके से अभी यहाँ से खत्म किया, एक तो वो मुद्दा है। अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये वोट बैंक मांगते हैं अपना, के मुसलमान तो वोट बैंक है कांग्रेस का, जबकि 68 साल कांग्रेस ने शासन किया है। केंद्र की भी इन्होंने बोली है भाई साहब ने, केंद्र सरकार से भी चल रहा है। आज मोदी सरकार में 5 साल है, तो 5 साल के अंदर अभी मोदी जी को टाइम तो दो। आपने तो 68 साल पूरा शासन किया है और उसके अंदर किस तरीके से अल्पसंख्यकों की हालत रही है, माइनॉरिटी कहाँ किस पोजीशन पे था, आज कहाँ आ गया 1% के ऊपर, उसको देखो। आज अपन राजस्थान सरकार की देखें तो इतना भ्रष्टाचार है कि भ्रष्टाचार की पोटली बंदी भी है, चाहे वो एजुकेशन ले लो, मेडिकल डिपार्टमेंट ले लो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ले लो। जैसे अभी एक चोमू सर्किल के ऊपर ही एक वो था, किस तरीके से इंजीनियरों ने उसको बनाया था और वो टैक्सी समेत वो नीचे चला, एक मुद्दा भी था आगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत वो हूँ कि चलो वो बहुत अच्छे लोग हैं, सभी डिपार्टमेंट में अच्छे लोग होते हैं, काम करने वाले हैं। क्योंकि आज नशे के ऊपर भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और अपन को हर चीज के अंदर देखना है। एजुकेशन है, मुस्लिमों के लिए छात्रवृत्ति है वो नहीं मिल पा रही है। अभी मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए ये था कि अल्पसंख्यक कोई फार्म भरता है ऑनलाइन या कुछ भी है, अगर BA BEd में भी उसका आ गया, सिलेक्शन हो गया है
तो वो वहां से माइनॉरिटी का वो सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपका मुसलमान का सर्टिफिकेट लाओ, अल्पसंख्यक। अब बच्चों ने नहीं बनवा रखे हैं, तो उस चीज के लिए ये तो नहीं है कि अभी हाथों हाथ 2 दिन में बन जाएगा। तो कई कॉलेज है ना, उसको वो कहा कि भाई इसका माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट लाओ। अब माइनॉरिटी में राजस्थान सरकार ने चल रहा है 4 कास्ट को इसके अंदर कर रखा है। माइनॉरिटी में मुसलमान हो गए, सिंधी समाज हो गया, जैनी समाज हो गया और एक जैन समाज हो गया। अगर आपका वहाँ पे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं लगा है तो आपको जैनी समाज से या सिंधी समाज से वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा। तो ये कौन सी इन्होंने पॉलिसी लगाई है। और एक ये कहूंगा स्कॉलरशिप के लिए कि ओबीसी का जो है वो ओबीसी का माइनॉरिटी के अंदर खत्म कर रखा है। उसकी अगर बच्चे की 1.5 लाख की अगर स्कॉलरशिप आती है तो वो ओबीसी का बच्चा भी माइनॉरिटी में ही भरेगा, तो उसको 25,000 रुपए मिलेंगे। तो ये भी एक मुद्दा उसके अंदर है। और अभी जो BA BEd के या BHMS के या किसी भी BUMS के अंदर जो इन्होंने कर रखा है, उसके अंदर भी एक तरीके से जो टीचर लाइन की है, एक तो मैं टीचर के लिए भी कहूंगा, टीचर के ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तो चलो कोरोना का काल था, तो टीचरों के लिए आज उसकी लाइनिंग रहती है, बच्चे को पढ़ाता है, किस तरीके से मैनेज करके अपने फील्ड में रखता है, उसका टीचर का ट्रांसफर हो जाता है। वो जो उसकी पढ़ाई चल रही थी वो सिलेबस टूट जाता है उसका एक तरीके से वहां से, तो फिर वो बच्चा फिर दोबारा से नया टीचर आता है, वो अपने हिसाब से पढ़ाता है। तो अपन को जागरूक होना है और अपन को सबसे पहले अपन के बच्चों को अपने घर परिवार से अपन जागरूक होंगे, तब आगे चलकर समाज में समाज से सवाल पूछिए। आप सवाल ज्ञान न दें, सवाल पूछे सरकार से। सरकार से क्या तो क्या पोटला है? आपने कहा कि सरकार का तो कमियों का पोटला है। क्या उर्दू को मान्यता यहाँ पे दी जाए, पहली बात तो जो उर्दू को खत्म की गई है उसको मान्यता दी जाए। दूसरा जो ये ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर नहीं किए जाए ताकि बच्चे पढ़े एक ही टीचर के अकॉर्डिंग में उसके रहें और वो स्टडी अच्छे से रहे। नशे के ऊपर भी ये है कि नशा जो है उसके लिए भी ठोस कदम उठाए, हार्ड वर्क करना चाहिए। यहाँ के जो अपने CM साहब हैं कह देते हैं वो, लेकिन लागू नहीं होता क्योंकि नीचे का जो डिपार्टमेंट होता है वो किसी तरीके से कहीं ये तो सलाह है आपकी, ये तो आपकी सलाह है। आप सलाह दे रहे हैं कि ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए। सवाल आपका क्या है? क्या शिकायत क्या है आपकी सरकार से, वो बताएं। क्या शिकायत है? आप कह रहे शिकायतों का तो फुटल्ला है। फुटल्ला क्या है? भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। क्या क्या बताया अभी इनको, बहुत सारी चीजें सब देख रहे हैं। महंगाई को लेकर के महंगाई कम करी जाए, पहली बात तो ये। उर्दू को मान्यता दी जाए। अल्पसंख्यकों के लिए जो गवर्नमेंट कहती है कि हमारा वोट बैंक है, उसके लिए कि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए, एजुकेशन लोन हो, एक छात्रवृत्ति वो मिलनी चाहिए। अख्तर साहब, अब आपने जो बातें बताई उनमें मैं कांग्रेस का सपोर्टर ही हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के कारण, क्योंकि मैंने कांग्रेस को सपोर्ट किया। जैसे उर्दू की बात बताई आपको कल या परसों, आपको पता है कितने बच्चों पे उर्दू का टीचर लागू हो गया, उसके आदेश हो गए। अब आप ये बताओ कि उर्दू से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, उर्दू शिक्षकों को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल। नंबर 2, हमारी जो सबसे बड़ी कमी है, मैं भी एक स्कूल के विधायक प्रतिनिधि हूँ, उस स्कूल के बच्चे हमारे उर्दू नहीं लिखाते। यानी जब एडमिशन करवाने जाते हैं, आप सब जागरूक करें सही। आप लोग उन फैमिलियों को जागरूक करें कि वो उर्दू लिखाएं, कि वो ये कहें कि मेरी भाषा में जो पढ़ना चाहता हूँ, मेरे उर्दू से पढ़ना चाहता हूँ। हम चाहिए आप इसके आसपास कहीं पे भी जाएंगे, वहाँ उर्दू नहीं लिखाते हमारे यहाँ। उर्दू लेते नहीं है, स्कूल वाले नहीं लिखवाते हैं, वो संस्कृत लिखवाएंगे, थर्ड लैंग्वेज उर्दू थी। अगर आप उर्दू के लिए टीचर रखना पड़ेगा ना उनको। देखिए, अपन प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जैसे मैं आपने बताया, वो उस बात से मैं बिल्कुल आप लोगों से, आप मेरे सब सीनियर हैं, मैं कम थोड़ा सा, मैंने इसीलिए स्कूल एक प्रतिनिधि की बात करी। विधायक की तरफ से एक प्रतिनिधि होता है विद्यालय, सरकारी विद्यालय। तो मैंने अधिकतर बच्चों के साथ, उन क्लासों के प्रिंसिपल के साथ, टीचर के साथ, फैमिलियों के साथ हमने पूछा कि भाई आप, तो मैं एक स्कूल का उदाहरण देता हूँ, सीतारामपुरी स्कूल जिसका मैं प्रतिनिधि हूँ। वहाँ जाके देखे कितने बच्चों ने उर्दू ली और वो जल्दी उर्दू के लिए एक टीचर आ जाएगा। लेकिन हम लोग खुद ही शामिल नहीं है, तो हमारी कौन सुनने वाला। दूसरी बात आपने कही महंगाई की, ये महंगाई, जब आदमी की इनकम नहीं होगी तो आदमी चोरी चकारी ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। जैसे कि अभी लॉकडाउन की एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने, यानी कि राजस्थान सरकार ने जो उपाय किया,
हर घरों में जा जा के खिचड़ी, दाल, राशन सामग्रियां पहुंचाई। ये तो नहीं मान सकता हूँ कि 100 के घर पहुंची, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि 70% लोगों तक वो सामग्रियां पहुंची। किसी अदर आदमी ने जाके सरकार की मुस्लिम संस्थाओं ने या किसी भी संस्थाओं के थ्रू पहुंचा। मैं बात कर रहा हूँ उसमें भंडारण भी बहुत हुआ है। देखिए अब इसी तरह की बात करने जा रहे हैं हम। हमारे यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने 2-2 करोड़ रुपया दिया जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने आप एमएलए फंड से 2 करोड़ रुपए नहीं दिया उन लोगों तक कि जो उन्हीं के वोटर थे जी, उनको राशन सामग्री दी। चाहे हमारे लोगों ने तो दिया, इनके लोगों ने दिया 2-2 करोड़, है ना, लेकिन पता नहीं कहाँ गया वो पैसा। मेरे को जनता में अगर बढ़ता तो सही था, उन तक माल जाता। आपके विधायकों से आप जाके सवाल करें, हमारे विधायक से करें या और किसी विधायक से जाके सवाल करें कि आपने कोरोना काल में राशन सामग्री के लिए कितना फंड दिया। अगर वो प्रूफ कर दे। मैं किशनपुर क्षेत्र से आता हूँ। अरे मोहनलाल जी ने प्रूफ करा। मोहनलाल जी में कोरोना था क्या? आप इनको बताओ कोरोना के एमएलए नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हैं? एमएलए की बात नहीं कर रहा, आपने एमएलए का नाम लिया तो मैं एमएलए की बात कर रहा हूं। एमएलए फंड की बात कर रहा हूँ। आफ्ताब भाई दिया, आप गुस्सा नहीं करें, गर्मा नहीं हो। देखिए 2 बातें हैं मुद्दे की। एमएलए फंड से जो पैसा दिया हमारे 4 विधायकों ने दिया, महेश जोशी जी ने दिया, प्रताप सिंह। आप उस चीज को पूरा मानते हो सही तरीके से यूज हुआ वो पैसा? आप तो ये मानते 70% लोगों तक फायदा पहुंचा, हम तो ये कह रहे 30% गलत पहुंचा। लेकिन आपके एमएलए से आपने जाके पूछा क्या? उनका गिरेबान जाके पकड़ो कि भाई आपने क्या किया कोरोना में। अगर फंड के अकॉर्डिंग है तो फंड से हट करके आप उसको समाज में बांटेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। फंड में जा रहा है, फंड में पता नहीं कहां जा रहा है। अब वो देखिए, ये आप आरटीआई लगाए, आरटीआई कांग्रेस सरकार लेके आई थी, यूपीए सरकार, उससे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए। आपने सूचना के अधिकार लगाए। हम तो कह रहे हैं ना खुलेआम, हम तो भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन आप तो ईमानदार है ना, आप तो सूचना के अधिकार से लो कि भाई किन लोगों को किस रेट में किसके लोगों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई। हम इस बात को प्रूफ नहीं कर पा रहे कि हम ईमानदार हैं। आप तो ईमानदार हैं, आप तो आरटीआई लगाओ, सही कितने लोगों को राशन पहुंचाया, राशन सामग्री। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में रहते हुए अगर मंत्री काम कर रहे हैं अच्छी बात है, कितना काम कर रहे हैं। 4 ही मंत्री हैं यहाँ पे सरकार में। दूसरी बात जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी इन्होंने एक आवाज उठाई कि 68 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। अब हम तो ये कहते हैं कि आपने नाम बदला है और नाम प्लेटें बड़ी बड़ी प्लेटों पे अपना नाम लिखा। आपने आज से पहले अल्पसंख्यकों का कभी नाम होता था कि हम स्कूलों में जाते थे। आप डॉक्टर साहब आपने पढ़ाई करी, हम तो सिर्फ मुसलमान होता था तो मुसलमान होता था। लेकिन ये चीजें भी आपकी दया दृष्टि से एक पहचान बन गई। हमें ये सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है अब कि आज है मुस्लिम। ये अगर टोपी दाढ़ी वाले को देख के मुसलमानों की पहचान, ये भी आपकी सरकार की देन है, ये समझना चाहिए। 5 साल की सरकार आज ट्रम्प गया, कल आपका नंबर है। आप भी मोदी भक्त थे, वो भी ट्रम्प भक्त थे। इनसे पूरे 5 साल में आए क्या? 5 साल से पहले नहीं थे। 5 साल पहले किसकी हुकूमत थी? ये धीरे धीरे ये जो चीजें हुई, आपको मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, ये 89 के बाद देश के हालात बदल गए। हम बचपन से कभी किसी मंदिर की घंटी बजा देते थे, शाम को आरती होती थी, हमें ये नहीं कहा जाता था कि आप मुसलमान हैं। लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, इस माइक के थ्रू कह रहा हूँ कि आज माहौल बदल गया। आज लोग एक जाति के लोगों की पहचान की वजह से दूरियां बन गई। हमें सोचना चाहिए ये समाज में। कल ममता बनर्जी ने कितनी बड़ी बेइज्जती है, एक चीफ मिनिस्टर की कितनी बड़ी बेइज्जती है। आप ये देखिए, जो एक प्रदेश का जनप्रतिनिधि जिसने दुनिया में लाखों आदमियों ने चुना, आज उसकी एक प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे बैठे तमाशा देख रहे थे और एक चीफ मिनिस्टर के उसने कितनी बड़ी बात कही कि ये एक पार्टी का प्रोग्राम थोड़ी था, वो सरकारी प्रोग्राम था। हमारे एमएलए का दम है आफ्ताब भाई, जो बीजेपी के प्लेटों पे नाम लिखा रहे हैं। नहीं, हमने देखा एक प्रूफ करते हैं किसी प्लेट पे कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि का नाम लिखा हो। मैं आपको 500 प्लेटें दिखा सकता हूं आज की तारीख में जिनमें बीजेपी के पार्षदों का नाम होता है। आपने तो हमारे उन नामों को बदल दिया। एक नाम जो
मैंने तो शख्सियत ही बदल दी 67 साल में। अरे शख्सियत आप तो रोडों के नाम बदल दिए, नाम बदल दिए। आप लोग बोल लो, इस पे कुछ रोशनी हम डालेंगे। हाँ बिल्कुल, ये चीजें ये सब ये चीजें बताएं, हमारे पास 5 मिनट है, बस 5 मिनट है, 5 मिनट में अपनी बात कह के हम लोग अपना प्रोग्राम पूरा करेंगे। आफ्ताब भाई, हमारे आफ्ताब हिंदुस्तानी भाई जी ये कह रहे हैं कि भाई 67 साल जैसे कांग्रेस ने हुकूमत करी और मुसलमानों की जो दुर्दशा हुई है, जो ये कहना चाह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, इनकी बात में ये सच्चाई है। और ये हम कबूल करते हैं कि मुसलमानों ने आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अगर देश जो हिंदुस्तान में भोगा है वो कांग्रेस की देन रही है। लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ ये भी है कि वो ताहिर फराज का एक शेर है कि वो जो अपनी आंखों में बर्को शरर रखते हैं, हम भी सूरज को बुझाने का हुनर रखते हैं। वो जो अपनी आंखों में बर्को शरर रखते हैं, हम भी अब सूरज को बुझाने का हुनर रखते हैं। और हाथ से क्या हुआ रास्ते में हमें मालूम नहीं, आबले पाँव के तफसीले सफर रखते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो 67 साल में हुआ तो उसकी आज देन ये है कि कांग्रेस आज कहाँ पहुँच गई। ये वही देन है कि आज कांग्रेस वहां पहुंच गई और क्षेत्रीय पार्टियां जो उभरी हैं वो कांग्रेस की देन रही है। और बीजेपी जहाँ बढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन रही है कि अच्छी चलती सरकारों का समर्थन वापस ले लेना, गिरा देना, बीजेपी को मौका देना। लेकिन इससे अछूते मोदी भी नहीं रहेंगे जब 67 साल के बाद भी उसे सर के बल गायब हो गई। कौन? कांग्रेस केंद्र से। तो मोदी जी को जिस दिन ये गायब हो गए, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा केंद्र में। तो इन्हें खाली वोट नहीं लेना चाहिए, मोदी जी को चाहिए कि हम जनता के लिए काम करें, वरना कांग्रेस का 67 साल तक ही है, तुम शायद 20 साल नहीं टिक पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त भी पूरा हुआ और हमारे यहाँ जो मेहमान आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया।